बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अहमद जलील। आप देख रहे हैं तुरफ़ा तमाशा। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद सलमान शाह। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम अहमद, बहुत शुक्रिया। जी जनाब, तो हम बात करेंगे आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि बहुत बार आपकी नज़रों के सामने से गुजरा भी होगा, आपने सुना भी होगा। स्पेशली पाकिस्तानियों ने तो ज़्यादातर जो हमारी जनरेशन है और उससे पहली वाली जनरेशन है, उन्होंने बचपन से इन चीज़ों को सुना होगा, देखा होगा और उसको एक्सपीरियंस भी किया, उसकी इन्फ्लुएंस को, उन सारी चीज़ों को। जी मैं बात कर रहा हूँ जो हमारे पड़ोसी हैं अफगानिस्तान, उनके मुतालिक। और हमने ये बात करते हुए सुना एक्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब को कि अफगानिस्तान के अंदर जो अमन है वो ज़रूरी है ताकि पाकिस्तान में भी अमन हो। और हम्म। बहुत हमारी ब्रदरली कंट्री है और उसकी वजह से हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। लेकिन माजी करीब में हमने देखा कि वहाँ पर अफगान तालिबान की गवर्नमेंट आई और उसके बाद फिर थोड़ी सी खामोशी हो गई थोड़े टाइम के लिए। एंड देन फिर अब वही गवर्नमेंट जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के बाद कुछ दोबारा से खबरों की जीनत बनी हुई है। और पाकिस्तान इस वक्त जो है उनके साथ टॉक्स कर रहा है। ज़िंदगी में पहली बार मैंने एटलीस्ट सुना है कि भाई पाकिस्तान ने मखसूस ठिकानों पे उनके अटैक किया है। तो ये किस तरफ जा रहा है मामला? अफगानिस्तान के अंदर ऐसा क्या हुआ है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आपस में मामला इस तरह के हो गए हैं, जो भाई जो दो हैं वो आपस में लड़ रहे हैं? क्या अफगानिस्तान के अंदर एक तो नया सिलसिला शुरू होने वाला है प्रॉक्सी वॉर्स का? तो आज यही सवाल लेकर मैं समाजों के सामने आया हूँ। इस मामले हमारे हफ्ते के अंदर जो हमने जब देखा कि अफगान तालिबान की जब गवर्नमेंट आ गई थी तो ऐसा लग रहा था कि ताकत थोड़ी सी शिफ्ट होगी, थोड़े मामला बेहतर होंगे और चीज़ें जो है वो वापस बेहतरी जाने जाएंगी। लेकिन देन अगेन हम लोग देखते हैं कि दोबारा से जो है वो अ, हमारे पड़ोसी मुल्क का जो है वो इंटरेस्ट हमारे दूसरे पड़ोसी मुल्क के अंदर जो है वो ज़्यादा हो गया। तो इस बारे में थोड़ी सी रहनुमाई कीजिए जी। जी अहमद, जैसा कि आपने कहा कि इमरान खान ने भी कहा कि बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसका एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, मैं जल्दी से बता देता हूँ ताकि एक थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट जो है ना ऑडियंस को क्लियर हो जाए। कॉन्टेक्स्ट ये है कि तालिबान की 96 में हुकूमत आ गई, आपको पता है, सोवियत यूनियन के बाद। और उसके बाद वो बेचारी चली ही थी अभी कि 9/11 हो गया। और फिर 2001 से लेके 2020 तक जबकि अमेरिका गया है, तो ये 20 साल तक जो अमेरिका बैठा है, तो उस केस में हुआ ये कि इंडिया ने अपने आप को, अपने पाँव अच्छी तरीके से जमा लिए अफगानिस्तान में। और अफगान इंडिया ने जो अफगानिस्तान में अपने पाँव जमाए, तो आपको पता है कि उन्होंने फिर वो टीटीपी की हेल्प करी जो कि पाकिस्तान के अगेंस्ट यूज हुई। पाकिस्तान ने तमाम तर कुर्बानियां दी, चाहे वो आपके सोवियत यूनियन के खिलाफ तालिबान की मदद करनी हो, चाहे बाकी मदद करनी हो, रिफ्यूजीज को यहाँ पे रखना हो। पाकिस्तान ने हर किस्म से उनकी मदद करी, लेकिन आखिर में क्या हुआ कि ये उस पॉइंट पॉइंट पे हमें सोचना है कि पाकिस्तान ने इतनी जब मदद करी अफगानिस्तान की, उसके बावजूद जो अफगानिस्तान में सेंटीमेंट्स हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो यूज हुए। और अभी आपने देखा कि जब तालिबान आ गए 2020 में, तो हमें तो ये एक्सपेक्टेशन थी कि वो हमारे साथ ज़्यादा ब्रदरली तरीके से जिएंगे। लेकिन आपने देखा कि फिर चपकली शुरू हो गई और पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि आपके जो है वो फाइटर जेट्स जाके वहाँ पे अटैक कर रहे हैं। लेकिन उसके दरमियान ही जैसे आपने देखा कि 20 साल के दौरान इंडिया ने उस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट किया 9/11 के बाद वाली को। अभी फिर दोबारा से एक और विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी इंडिया ने निकाली है। और आपने देखा होगा कि पिछले हफ्तों में कि जो उनका फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, मुत्तकी, यानी अफगानिस्तान के, उनको उन्होंने बुलाया दिल्ली। और दिल्ली में उन्होंने उसको उनको बुलाया। और उसके बाद उनके पास जो है उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई कि जो पाकिस्तान को पसंद नहीं थी। जाहिर सी बात है, जब पाकिस्तान ने सारा इन्वेस्टमेंट की हुई है, पाकिस्तान ने सारा जो है वो लॉस बेयर किया उस पूरी वॉर का, जो कि 100 बिलियन से ऊपर का था, डॉलर्स की बात कर रहा हूँ मैं। और उसके बावजूद अब मामला ये हो रहा है कि जो आर्च राइवल है पाकिस्तान का यानी इंडिया, और अफगानिस्तान अगर उसके साथ जाके बैठता है और ऐसी बात करता है कि हम मतलब ये इंडिया देता है कि इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में अफगानिस्तान जैसे न्यूट्रल हो जाएगा। और पाकिस्तान को खदशा ये है कि अफगान सरजमीन अगर टू फ्रंटल वॉर ना हो जाए, यानी अगर इंडिया के साथ वो इंगेज हो तो फिर अफगानिस्तान से हमें खतरा ना हो जाए। तो पाकिस्तान के ये खदशात हैं। और उस कॉन्टेक्स्ट में अफगानिस्तान का फॉरेन अफेयर्स का मिनिस्टर वहां जाता है। और अब इंडिया क्या करता है, अब मैं जो आपको बात बताने लगा हूँ वो बात जो है वो थोड़ी सी अजीब सी है। और आपको जरा, हम ऑडियंस को बोलेंगे जरा हमतन गोश होकर सुनिएगा कि मैं आपको क्या लाइन और स्ट्रेटेजिक बात बता रहा हूँ। अब यहाँ पर जियो पॉलिटिक्स, फिलोसफी और आपकी जो रिलीजियस लाइंस हैं, ये आपस में अमलगमेट हो रही हैं। जरा गौर से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ।
जियोपॉलिटिकल तो हमने आपको बता दिया कि ये जो है वो कॉन्टेक्स्ट है, और आप सबको पता है कि पाकिस्तान ने कितनी मदद करी, कुर्बानी दी, सब कुछ। और आखिर में जब वो फ्रूट का टाइम आता है तो इंडिया आके वो फ्रूट खा जाता है। और इंडिया के लिए ये लो हैंगिंग फ्रूट्स कैसे बन जाता है हर दफा, मैं आपको बताता हूँ इंडिया कर क्या रहा है और अभी क्या कर रहा है। अब उसके लिए मैं आपको एक तरफ इशारा करूंगा कि फॉरेन पॉलिसी ने पिछले चंद हफ्तों में एक आर्टिकल लिखा इस पूरे मामले में। उन्होंने कहा कि तालिबान की जो एंट्री है, या तालिबान एंट्री इनटू इंडिया पाकिस्तान राइवलरी, उसके नाम से उसने फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में पूरा आर्टिकल लिखा। इंडियन बंदे ने लिखा, और उन्होंने बताया कि ये किस तरीके से हो रहा है। अब मैं आपको उसका एनालिसिस इसलिए दे रहा हूँ कि आपको पता लगे कि इसका बैकग्राउंड क्या है। इसका बैकग्राउंड अभी का नहीं है, बहुत पुराना बैकग्राउंड है, आपको सबको पता है। उन्होंने क्या किया, एक जो अनप्रेसिडेंटेड चीज ये की कि फॉरेन अफेयर्स जो मुत्तकी है उसको बुलाया दिल्ली में, और दिल्ली से उसको लेके गए उत्तर प्रदेश। अब आप बोलेंगे उत्तर प्रदेश क्यों लेके गए भाई? उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में उनको वो लेके गए देवबंद मदरसा। अब आप जरा, ओके। ओके, ओके, बी बी विद मी। उत्तर प्रदेश में देवबंद मदरसा लेके गए, और देवबंद मदरसा से मुत्तकी का क्या ताल्लुक? अब आप ये सवाल करेंगे। अब मैं आपको तो बताता हूँ। जो तालिबान है बेसिकली, वो इंस्पायर्ड हैं देवबंद मकतब फिक्र से। उनको ट्रेन जो किया गया था अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, तो वो हक्कानिया नेटवर्क, आपने हक्कानी नेटवर्क का नाम सुना होगा, अकोड़ा फटक के करीब उन मदरसों में उनको पढ़ाया जाता था। उनका नाम तालिबानी इसीलिए कि वो तालिब थे, बेसिकली तालिब इल्म थे वो। तो उनको वहाँ पढ़ाया जाता था, फिर वो अफगानिस्तान जाते थे वो जिहाद के दौरान, और वो ये आते जाते थे। और पाकिस्तान ने वो कॉरिडोर खुला रखा था, सोवियत यूनियन के टाइम पर भी ये मामला चला था, तभी वो तैयार हुए थे। तो वो जो आइडियोलॉजी और थियोलॉजी है जिससे वो इंस्पायर्ड थे, वो थी देवबंद मकतब फिक्र, अहमर। और ये पाकिस्तान में ट्रेनिंग हो रही है अफगान वॉर के दौरान, ठीक है। जी। इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने क्या किया, मुत्तकी को बुलाया, उत्तर प्रदेश ले गया देवबंद, और वहां पे जाके जो ओरिजिनल देवबंद मदरसा है, ठीक है, उससे उसके साथ उसको बिठा दिया, मुत्तकी। और मुत्तकी को शेखुल हदीस की सर्टिफिकेशन भी दिला दी हाथों हाथ। ठीक है जी, बेयर विद मी, ओके बेयर विद मी, दिला दी। और एक और टाइटल भी दिलवा दिया उसको, कासमी का एक टाइटल भी दिलवा दिया हाथ का, वो तो पता है ना आपको, इंडिया का आपका गेम तो पता है ना, वो दिलवा दिया। यानी इस प्रोसेस के दौरान पाकिस्तान का जो देवबंद मदरसा था उसको बाईपास कर दिया सही। इंडिया ने। और मुत्तकी को बोला, बिकॉज यू इंस्पायर्ड विद देवबंद स्कूल ऑफ थॉट, तो असल देवबंद स्कूल ऑफ थॉट तो ये रहा जो यूपी में है, जहां से पाकिस्तान भी गया है मामला। तो मैं आपको ओरिजिनल सोर्स से कनेक्ट करा देता हूं, और आप वहां से आप इंस्पिरेशन लेना खत्म करें। मैं आपको यहां से कनेक्ट करा देता हूं। अब आप बोलेंगे, ये सलमान भाई क्या आप बात कर रहे हैं, ये मतलब अब क्या क्या फर्क पड़ता है ये वाले देवबंद मदरसे से? फर्क पड़ता है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या फर्क पड़ता है। अब मैं आपको मैंने आपको बोला था फिलोसफी और रिलीजियस और जियो पॉलिटिक्स, तीनों चीजें मर्ज हो रही हैं इधर। अब आ जाओ फिलोसफी में। अल्लामा इकबाल, कल इकबाल डे गुजरा, हम प्रोग्राम नहीं कर सके, लेकिन मैं इकबाल को जी। लाजमी लेके आऊंगा इसमें, इस इक्वेशन में, ताकि आपको समझ में आया कि वो कितना बड़ा बंदा था जिसको हमने बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया, और आज तक उसको एज ए ग्रांटेड लिया। अल्लामा इकबाल ने अरमगान हिजाज जो उनकी किताब है, यानी अरमगान हिजाज का मतलब है हिजाज का तोहफा, उसका मतलब ये है उर्दू में, हिजाज का तोहफा यानी अरमगान हिजाज में उन्होंने एक नज़म लिखी हुसैन अहमद के नाम से। और हुसैन अहमद देवबंद, हुसैन अहमद देवबंद कौन था? उस जमाने में जब अल्लामा इकबाल थे, वो देवबंद मदरसा का हेड था, ठीक है, इंचार्ज था, देवबंद मदरसा उसके अंडर में था। उन्हीं का पोता जो है वो आज जो है वो अभी जो इंडिया में देवबंद मदरसा है उसको वो अभी तक वही चला रहे हैं। उनके ओके। जो पोते हैं, परंपरा चल रही है, आपको पता है हमारे यहाँ चलती है, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट है, और वो चला रहा है। मतलब हमारे यहाँ तो तेरे को पता है ना, मेरिट नहीं होता, हमारे यहाँ परंपरा ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो रही है, आपको पता ही है, चाहे पॉलिटिक्स हो या चाहे, खैर ये एक अलग बात है, किसी दिन और बात करेंगे। उस बंदे ने अब क्या किया, वो जो बंदा था हुसैन अहमद, उसने क्या किया, अल्लामा इकबाल और उनकी डिबेट होती थी इस बारे में, लेकिन अल्लामा इकबाल ने बहुत स्मार्टनेस से उस डिबेट को डॉक्यूमेंट कर दिया, वो नज़म लिख के अरमगान हिजाज में, ताकि ये कहीं इधर उधर ना हो जाए। उसमें अल्लामा इकबाल ने आगाज उस नज़म का इस तरह किया कि अजम, यानी अजम और अरब तो आप जानते हैं ना, वो कहते हैं कि अजम हुनूज न दाद रमूज दीन, वरना, यानी अजम को अभी तक दीन का राज नहीं पता लगा है,
वरना, वरना क्या, फिर वो 3 शेर हैं, वो आप जाके पढ़ लीजिएगा, हम अपने ऑडियंस को बोले आप खुद जाके पढ़ लीजिएगा। उसमें उन्होंने, मैं उसकी सलीस तर्जुमा करके आपको बताता हूँ। उसमें उन्होंने हुसैन अहमद को बोला है कि तुम ये क्या बात कर रहे हो, बूल अजबी का वर्ड यूज किया है कि तुम ये क्या अजीब बात कर रहे हो। क्योंकि हुसैन अहमद ये बोलते थे कि हिंदू मुस्लिम एक ही कौम है। इकबाल ये बोलते थे कि कौम ड्राइव होगी रिलीजन से। याद आया इकबाल का शेर, कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं। याद आया तुम्हें? आ गया ना यार, फौरन क्लिक कर गया तुम्हें। बिल्कुल हुसैन ऐसा। अहमद का मानना ये था कि हिंदू मुस्लिम जो है, अगर एक ज्योग्राफी में तो वही कौम है। इकबाल बोलते थे नहीं, ज्योग्राफी से नहीं होगी कौम, कौम होगी एक रिलीजियस के मानने वाले एक कौम है। अब वो कहीं भी रहे, ये है डिबेट। समझ आ गई? इंडिया के एनएसए जो है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो मोदी के बाद सबसे पावरफुल आदमी है, उनका नाम है अजीत डोवल। अजीत डोवल की 9-10 साल पुरानी आप वीडियो निकाल लें, उन्होंने कहा था जब टाइम आएगा तो हम देवबंद मदरसा को यूज करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ अपने हिसाब से। नाउ इट्स अ टाइम कि वो यूज कर रहे हैं उसको। आप क्या कहें, और कैसे यूज कर रहे हैं कि तालिबान को ये बोला है कि तुम्हारी असल इंस्पिरेशन तो देवबंद स्कूल ऑफ थॉट है ना, तो हम तुम्हें असल सोर्स से कनेक्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान को बाईपास कर दो। यानी अब आप पाकिस्तान में जो मदरसा देवबंद है उसकी तरफ तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज, लेकिन जब आप इसका, अब आप तुम बोलोगे इसका 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 फिर हासिल रसूल क्या है? हासिल रसूल इसका ये है कि जब आप उस आइडियोलॉजी से आपको जोड़ देंगे जो कि हुसैन अहमद की थी, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो मुसलमान इस्लाम के बेस पे जो ब्रदरली ताल्लुकात थे, अब वो अपने आप को एज ए क्या देखना शुरू कर देंगे, नेशन स्टेट देखना शुरू कर देंगे। क्योंकि हुसैन बिल्कुल। अहमद की डेफिनेशन तो ये है कि ज्योग्राफी में जो रहेगा वो कौम है। बात समझ में आ रही है? स्ट्रेटेजिक और टेक्निकल बात कर रहा जी हूं, बिल्कुल ऐसी सही समझना। समझ। और इकबाल वाली डेफिनेशन पे आप रहोगे तो अफगानिस्तान आपसे कभी नहीं लड़ सकता। अगर लड़ाई होगी भी तो फौरन पैचअप हो जाएगा, क्योंकि आखिर मुसलमान मुसलमान नहीं लड़ सकता। जी गॉट इट? गॉट इट? समझ आ रही है बात? बिल्कुल। इकबाल की स्ट्रेटेजिक, और इकबाल की क्या स्ट्रेटेजिक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको बहुत ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्ट्रेटेजिक टूल दिया है कि उम्मत वाले ब्रैकेट में रहना भाई, तो कामयाब हो। हिस्से बखरे मत कर देना। उम्मत एक जिस्म की मानंद है, एक को तकलीफ, एक चीज एक जगह तकलीफ होगी, पूरी जिस्म को तकलीफ होनी चाहिए। अगर आपका यही मामला आपका फलस्तीन के केस में होना चाहिए था। जिसको हुआ है अल्लाह ताला के पास उसका अजर है, जिसको नहीं हुआ है, जो अभी तक नेशन स्टेट वाले मामला में उलझा हुआ है, वो फिर अपना हिसाब किताब देख ले। लेकिन सलमान भाई तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुसैन, है फिर? मैं आपको वही बता रहा हूँ, पाकिस्तान ने अब क्या करना है, आप ये सवाल होना चाहिए सोल्यूशन क्या है। इसका सोल्यूशन ये है कि जब जब बाजी भाईजान लाल लाल पान की होगी तो फिर लाल पान से ही आप उसको उस बाजी को खेलोगे। तो अब जो पाकिस्तान में देवबंद मदरसा है, उसकी जो इलीट है, यानी मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, मैं नाम ले लेता हूँ, जो बड़े लोग हैं, उनको आना चाहिए ऊपर और उसको इस लेवल पर टैकल करना चाहिए इंडिया के देवबंद मदरसे की लीडरशिप से, कि ये रिलेशनशिप, ये रिकनेक्टिविटी ऑफ द तालिबान फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स, कहीं पाकिस्तान को बाईपास करने के चक्कर में पाकिस्तान हार ना हो जाए। समझ आ रही है बात? क्योंकि जी उनका एनएसए बोल रहा है, उनका एनएसए बोल रहा है कैटेगोरिकली हम यूज करेंगे। मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा, आप जाएं। बल्कि हम प्रोग्राम के जब ये अपलोड करेंगे तो हम आपको नीचे लिंक भी दे देंगे, यूट्यूब का लिंक भी दे देंगे आपको, और आपको हुसैन अहमद की जो नज़म है उसका भी लिंक दे देंगे, जाके पढ़ें पहले, आपको समझ में आए कि आपका दुश्मन बहुत सियाना है, हल्का फुल्का दुश्मन नहीं है, स्ट्रेटेजिक खेलता है वो। और हमारे लोग सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग पे बिलीव करते हैं। उनको आके उस लेवल पर टैकल करना पड़ेगा रियासत के साथ बैठ के, कौन वरना सी क्या होगा। रियासत की बात कर रहे हैं आप सलमान भाई? मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, आ रहा हूं, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। आ रहा हूं मैं, ठीक है। वरना क्या होगा, आपका जो भी इन्फ्लुएंस है तालिबान के ऊपर, वो पेरिश हो जाएगा। एम आर जियो पॉलिटिकली पेरिश हो जाएगा। और आप भी नहीं चाहते ये, मैं भी नहीं चाहता ये, कि अफगानिस्तान अपने आप को एज अ नेशन स्टेट के तौर पर अपने इंटरेस्ट का जो है ना दिफा करते हुए एज ए नेशन स्टेट के तौर पर अपने आप को सिर्फ देखना शुरू कर दे, और आपको वो ये भूल जाए कि आपके उससे एक रिलीजियस बेस पे लिंक्स हैं, यानी दोनों तरफ मुसलमान हैं। बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा।
और इंडिया फिर इंडिया अपनी मनमानी करेगा फिर। तो ये मामला है। और ड्यूरेंट लाइन जो है, जो कि 1893 में फिर अंग्रेज ने एक और फितना छोड़ा यहाँ पे, जिस तरीके से पार्टीशन के वक्त जो है उसने पंजाब के बीच में से लाइन मार दी, कश्मीर के बीच में से लाइन मार दी भाई। रेड क्लिफ का तो कुछ भी नहीं जा रहा था, उसने तो मार्कर से लाइन ही खींचनी थी। उसको 8 हफ्ते मिले थे बस। जैसे आजकल आप प्रोजेक्ट पे डेडलाइन पे काम करते हैं, उसने प्रोजेक्ट पे डेडलाइन पे काम करके डिलीवरेबल दे दिए। मत्था मारो अपना, हमें नहीं पता। तो उसी तरीके से ड्यूरेंट लाइन 1893 में उन्होंने खींच दी थी। और और जब खींची तो ये बात हुई थी, क्योंकि वो अफगानियों को हरा नहीं पाए थे, तो उस वक्त अब्दुल रहमान थे रूलर अफगानिस्तान के, और वहां ब्रिटिश के दरमियान ये माहिदा हो गया था। ड्यूरेंट थे जो बेसिकली ये ब्यूरोक्रेट थे ब्रिटिश, इनके दरमियान ये होता कहता है कि यहाँ इस लाइन तक, सब कॉन्टिनेंट की यहाँ लाइन तक हमारा इन्फ्लुएंस रहेगा ब्रिटिश, और इसके बाद फिर आपका। तो ये ब्रिटिश इन्फ्लुएंस यहाँ तक थी, और टेम्पररी लाइन नहीं थी ये, परमानेंट बॉर्डर नहीं थी। यहाँ तक हमारा इन्फ्लुएंस रहेगा, क्योंकि ब्रिटिश हार गए थे उनसे। ठीक है। तो जहां तक लाइन, अब वो ड्यूरेंट लाइन में उन्होंने एक और गेम खेल के अंग्रेज ने, आपका जो डायरेक्ट लिंक था पाकिस्तान का, यानी सेंट्रल एशिया से, ताजिकिस्तान से आप डायरेक्ट जुड़े थे, वो निकाल के उन्होंने बीच में वाखान की स्ट्रिप छोड़ दी, जो कि अफगानिस्तान का एक छोटी सी नैरो सी स्ट्रिप से जी चाइना को मिला दिया, और आपको डिस्कनेक्ट कर दिया सेंट्रल एशिया से। आप कभी भी सेंट्रल एशिया, अगर आप कनेक्ट होते तो आपका जो ट्रेड रूट है वो आप अफगानिस्तान का मोहताज नहीं होता, आप डायरेक्ट सेंट्रल एशिया जा रहे होते। सोचें आप, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमानिस्तान, और ऑल द वे अजरबैजान से होते हुए आप टर्की तक डायरेक्ट पहुंचते। अफगानिस्तान में कुछ भी होता होता आपको उसकी परवाह नहीं होती। लेकिन, और अफगानिस्तान में क्यों सब कुछ होता रहता है हर वक्त, अफगानिस्तान में क्यों इतना हैपनिंग प्लेस है, हर वक्त कुछ ना कुछ होता रहता है। और ट्रम्प भी बोलता है मुझे दोबारा बगराम बेस चाहिए, जरा इस कॉन्टेक्स्ट में जरूर देखिएगा। ट्रम्प बोल रहा है मुझे चाहिए, और वो कब नहीं ले सकता जब तक कि अफगानिस्तान में दोबारा क्योस ना हो जाए, दोबारा से आपस में तालिबान और दूसरे धड़े आपस में लड़ना ना शुरू हो जाए, वो बगराम एयरबेस नहीं ले सकता, याद रखिएगा बात। और आखिरी में फिर मैं आप में आ जाता हूँ इकबाल पे। इकबाल ने क्या कहा था अफगानिस्तान के बारे में, कि अस फसादे फसाद आसिया, जब तक अफगानिस्तान में फसाद रहेगा पूरे एशिया में फसाद रहेगा। और अस कुशादे कुशादे आसिया, यहां पर प्रॉस्पेरिटी होगी, सारे एशिया में प्रॉस्पेरिटी होगी। और एब्सोल्युटली। अफगानिस्तान को और अफगान नेशन को हार्ट बोला है उसने एशिया का, अल्लामा इकबाल ने हार्ट बोला है कि ये दिल है, एशिया का दिल है। अगर यहाँ प्रॉब्लम होगी, एशिया में प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी होगी, एशिया में प्रॉस्पेरिटी होगी। तो इन लाइंस में हमें इस तरीके से स्ट्रेटेजिकली देखना है इन मामलात को, तब जाके आपको समझ में आएगी ये गेम क्या हो रहा है। हम बहुत अरसे से इस टॉपिक को डिस्कस नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ द टाइम लाइनस, लेकिन अब हमने इसको आपको उस एंगल से बताया है कि इस एंगल पे आप देखें। और फॉरेन पॉलिसी का जिस मैंने आपको बताया आर्टिकल का, वो देखें, अजीत कुमार की वीडियो देखें, आपको फॉरेन डॉट कनेक्ट होते हुए यूं नजर आ जाएंगे कि गेम हो क्या रहा है। सो जी प्लीज, और हमारे हमारे लोगों को अब एंटिसिपेट करते हुए इन मामलात को देखना चाहिए, ना कि सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग से बाहर है। आपका दुश्मन बड़ा स्ट्रेटेजिक मामलात कर रहा है भाई। आप देखा आपने कैसा उसने यूज किया है, जी मानते हैं आप? जीनियसनेस को तो आपको मानना पड़ेगा उनके, ये कहाँ से लेके आए हैं घुमा के। और उत्तर प्रदेश लेकर, भाई उत्तर प्रदेश आप क्यों ले गए उसको, लेके शेखुल हदीस का सर्टिफिकेट भी दिलवा दिया अहमर, कोर्सिरा से नहीं बिल्कुल। मिल रहा। कोर्सिरा से नहीं दिलवाया है, वहां जाके दिलवाया है उनको। यूडेमी और कोर्सिरा से नहीं दिलवाया, वहां जाके दिलवाया है। तो समझिए वल्ला,